हमारे सामने बैठी हुई हैं राखी किशोर मैम, जो एंकर एंड एक्ट्रेस हैं। एंकर वो अभी भी हैं, एक्ट्रेस वो हमेशा से थी। आपने अभी रिसेंट की मूवी देखी होगी खुदा हाफिज, उसमें भी मैम ने रोल किया है। फिर हम लोग आते हैं नंदिनी मैम पे। मैम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैम अभी भी प्रैक्टिस कर रही हैं। एंड हमारे साथ हैं डॉक्टर जया तिवारी मैम, जो कि फीमेल बैंड की फाउंडर है। तो आज का आगाज़ करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न मेरा रहेगा राखी किशोर मैम के साथ। मैम, जब लोग बोलते हैं कि एक फीमेल की लाइफ एक पॉइंट पर आके रुक जाती है जब वो एक माँ बन जाती है, और मैंने जब देखा कि आपकी जो लाइफ है माँ बनने के बाद एक सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई। आपने अपना जो एंकर और एक्टर का सफ़र जो शुरू किया था वो तब स्टार्ट किया था। तो कैसे वो मैनेज किया आपने जब आप 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, आपको अपनी फैमिली को भी संभालना था, और आपको फिर एंकर बनने का कहाँ से फिर वो आया कि हाँ मेरे को एंकर बनना है, मेरे को एक्ट्रेस बनना है? नमस्ते, जय माता दी। कविशाला और आगाज़ का भी बहुत धन्यवाद। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि लोग आपको सुने। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें सुने। और दीपक, आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न बहुत मुफीद है, बहुत वैलिड है, और ये प्रश्न हर वक्त हर घर में ज़िंदा है कि औरतों की ज़िंदगी में ये क्यों सोचा जाता है कि अच्छा अब आपकी शादी हो गई, अरे आप क्या करोगी, शादी तो हो गई है जी, अब क्या करना है, बच्चे हैं उनको देखो, घर देखो। तो ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है जो हर घर में पाई जाती है। लेकिन सपनों की और ख्वाबों की, आपके हौसलों की और आपकी अंदर एक चाहत होती है चीज़ों को करने की, नए एक्सपीरियंसेस गेन करने की, कुछ नया करने की, कुछ ऐसा करने की विच गिव्स यू अ किक, विच मेक्स यू हैप्पी। वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप 10 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप महिला हो या पुरुष हो, हर कोई चाहता है कि जीवन में कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करे, और वही मेरी चाहत भी थी। तो जब मेरी बिटिया बहुत छोटी सी थी, आई थिंक शी वाज 6 months ओल्ड, एंड तब यहाँ लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो ने FM लॉन्च किया, और FM रेनबो वाज द ओनली FM चैनल एट दैट टाइम। तो एक टेक्निक होती है कि अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि वो आउटसाइड नॉइज से डिस्टर्ब ना हो, तो कुछ म्यूजिक चला देना चाहिए। तो बाहर कुछ गिर गया है, कुछ, क्योंकि एनिमल्स हमेशा घर में रहे हैं, कोई कुत्ता भौंक दिया, कोई तोता बहुत ज़ोर से बोल रहा है, तो उसकी नॉइज़ कैंसिल हो जाती है। सो इस तरह से वो एज ए लिसनर शुरू हुआ था। और शुरुआत में मुझे लगता है कि कुछ 8 या 10 घंटे का प्रसारण आता था, और मैं A to Z सुनती थी, एंड आई कुड रिकॉग्नाइज ऑल वॉइसेस। और मैं जब सुनती थी तो मुझे लगता था यार इनसे मतलब कुछ लोगों से इनसे अच्छा तो हम बोल सकते हैं। सबको लगता है भाई हम बोल सकते हैं, और आप आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन यू वांट टू डू इट, एटलीस्ट यू वांट टू ट्राई इट वंस। देन आई उनके फोन इन प्रोग्राम्स में आई कॉल्ड अ कपल ऑफ टाइम्स। दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि अरे मैम आपने तो बहुत अच्छा बोला। फिर वो वैकेंसी निकली, हमने अप्लाई किया, और कुछ हमारे साथ 2500 लोगों ने और अप्लाई किया, और मुझे लगता है कुछ 22 या 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था हम आकाशवाणी के अंदर जा पाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, और ना कोई सिंगिंग बैकग्राउंड था, आवाज़ कभी सुरीली नहीं रही। इसका बड़ा मलाल है मेरे परिवार वालों को, मुझे नहीं मीठा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन ठीक है। आई मीन वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ जब रेडियो ज्वाइन किया, उसके बाद दूरदर्शन साइड बाय साइड वहाँ से ऑफर आने लगे, क्योंकि ठीक ठाक लगते थे, और अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में दखल था। फिर उर्दू आकाशवाणी जाकर के काफ़ी अच्छे से सीखने की कोशिश की। तो आपके स्किल डेवलपमेंट्स आप अगर करते रहते हैं और आप कोशिश करते हैं कि कुछ और बेहतर करें, तो आपका काम जो होता है ना वो और काम अट्रैक्ट करता है, वो आपको इट टेक्स यू प्लेसेस। दैट इज व्हाट आई फील। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन कहीं ना कहीं ये शुरू भी वही हुआ था, बच्चों के लिए ही बोलना कि हाँ, जब वो सुन रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब
आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम आईटी कॉलेज लखनऊ जी और मैं मतलब आई वाज अवॉर्डेड द बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट बिकॉज मैं गेम्स भी खेलती थी, मैंने स्टेट लेवल तक टेबल टेनिस खेलती थी, हैंडबॉल खेलती थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में टॉप किया था। थिएटर में तब भी करती थी और तब भी मैं यूथ मैग और दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों में आ चुकी थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस वो दबी कुचली जो चाहते होती है ना वो बार बार पॉपअप करती है। आई थिंक दैट वाज व्हाट इट वाज। ओके, तो मैं एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। मैम जया तिवारी मैम के तरफ मैं आना चाहूँगा। मैम जो जिंदगी बैंड है वो आपने सोलो बैंड क्यों नहीं किया? मीन्स आपने एक ग्रुप को ही क्यों चुना? वो अकेले भी हो सकता था, आप अकेले भी इतना प्यारा गाती हैं, तो क्यों ग्रुप क्यों? थैंक यू सो मच। मेरी ज़िंदगी फीमेल मिशन रॉक बैंड जो है ये फीमेल मिशन नाम से ही लगता है कि बहुत सारी महिलाओं के लिए है। अकेले बहुत दौड़ को बहुत जल्दी पूरा भी किया जा सकता है और अकेले बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जी, लेकिन जब आप कुछ लोगों को लेकर चलते हैं तो आपकी रफ्तार भले ही धीमी हो जाए लेकिन आप अपने संग और भी लोगों को आगे ले जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं ही अकेले जा करके बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित कर रही होती तो मुझे लगता कि वो जस्टिस नहीं होता। इसीलिए उन महिलाओं को चुना जिनको लगता है कि समाज में बदलाव ला सकती हैं और जितने भी बैंड मेंबर्स हैं, अभी निहारिका, सौभाग्या, मेघना, सुकांशी, पूर्वी, जितने भी बैंड मेंबर्स हैं आज के टाइम में मेरे पास, उन सभी का कोई ऐसा म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं है और स्टिल हम लोगों ने 15 साल इस बैंड को अप्रॉक्स 600 शोज ऑल ओवर इंडिया बैंड ने परफॉर्म किए हैं और आपने कोई भी बॉलीवुड गाना नहीं गाया हो और आप तब भी सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है कि इट्स अचीवमेंट फॉर ऑल द वुमेन्स। और क्योंकि संगीत हम जितना बॉलीवुड में सुनते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर संगीत को एक्चुअली आपको पुश किया जा रहा होता है। ये गाना आपके जब पॉपअप होता रहेगा तो आपको एक टाइम में अच्छा लगने लगता है, लेकिन नया सुनने की आदत अभी मेरे ख्याल से यूपी को बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में शायद हमने कम शोज किए हैं, बाहर हमने ज़्यादा किए, क्योंकि मैंने जिस चीज़ बोली कि हम एक रटा रटाया गाना, हम एक किसी भी प्लेटफॉर्म पे बजता हुआ गाना, हम उसी गाने को सुनना चाहते हैं। हमारे कान को उसी की आदत होती है, एक हिट सॉन्ग की आदत होती है। लता जी ने गाया, उसका कवर वर्जन बना, उसको किसी और ने गाया, उसके रिमिक्स बने, कुछ नया क्यों नहीं क्रिएट कर पा रही है आज की जनरेशन? तो मुझे लगता है कि एक प्रयास है मेरी जिंदगी बैंड का कि कुछ लोग कोशिश करें, कुछ नया बनाए और सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन है ये बैंड का, क्योंकि सभी लोग अपनी रोटी के लिए दौड़ रहे हैं, बट उस रोटी के साथ अगर आपको लगता है कि सोसाइटी को कुछ चेंज ला सकते हैं तो कुछ ऐसा काम करें। तो बैंड जो मेरी जिंदगी बैंड है वो एक चेंज मेकर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रील्स को स्क्रॉल करना बंद करो, कच्चा बादाम गया, कुछ नया लाओ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंदिनी शर्मा जी, आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या कभी किसी थेरेपिस्ट को थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि पूरी सोसाइटी में ऐसा मिसकंसेप्शन है कि कोई एक साइकोलॉजिस्ट है या थेरेपिस्ट है तो वो इम्यून हो जाता है प्रॉब्लम्स को लेके, बट हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और हर किसी की लाइफ में तकलीफ़ें आती हैं, स्ट्रेस आता है और हम में से कई सारे लोग केपेबल होते हैं कि हम उन परेशानियों का सामना खुद कर सकें, पर कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो लोगों को थेरेपी सीख करनी पड़ती है, जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए अपनी धारणाओं को पीछे छोड़ के। सो हैविंग सेड दैट, जब कोई इंसान इम्यून नहीं है तो एज थेरेपिस्ट हम भी कैसे इम्यून हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो जैसे किसी कार्डियोलॉजिस्ट को एक दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट को फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें भी थेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इंडीड मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आई नो वो थेरेपी लेते हैं खुद के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको इतने लोगों की चीज़ों को सुनना पड़ता है,
इतनी सारे लोगों से मिलना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को अपने पे भी कभी कभी वो चीज़ हाइपर कर जाती है कि यार क्या क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। राइट। जैसे आप अगर किसी भी जानवर कोई किसी को हर्ट हो रखा है हो, जब आप उसके साथ बैठोगे, उसका दर्द जब आप देखोगे तो वो चीज़ अपने अंदर भी आती है, उसका पेन आपको भी फील होता है, तो वही सेम चीज़ वहाँ पे भी होती है। Yeah, I think it is all about absorbing the toxic energy. तो वो आपको क्लेंस तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एज अ थेरेपिस्ट हम जब लोगों की परेशानियां सुनते हैं, उनके स्ट्रगल सुनते हैं, तो हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अंदर की जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है हम पास कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें भी तरीके चाहिए अपनी वो एनर्जी रीगेन करने की। राइट। बिल्कुल। तो वो जो मेरा एनिमल वाला था वो कंटिन्यू करने के लिए था मेरा क्वेश्चन। आप बहुत सारे एनिमल्स को अपने घर पे रखते हैं, उनको अपना घर दे रखा है आपने, ढेर सारे एनिमल्स का घर बन अब चुका पता नहीं कौन किसकी वजह से वहां रह रहा है। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के कारण जहाज जो है वो अपने गंतव्य तक भी पहुंच जाता है और डूब भी सकता है। बिल्कुल। तो यू नेवर नो। तो आप जब अपनी फैमिली को संभाल रहे थे और वो इतने सारे ऐसे बेबीज जो आपने अपने घर पे रख रखे हैं, एनिमल बेबीज, हाँ जी। उनको आप संभाल रहे थे, तब एक छोटा सा केस हुआ था जिसने शायद आपकी लाइफ को थोड़ा इफेक्ट किया होगा काफी बड़े लेवल पे। तो मैं उस केस पे थोड़ा सा जोर डालना चाहूंगा। जो मेरा मेरी काफी सारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं जी। तो एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस आया अच्छा। था जब आपको वर्क प्लेस पे किसी ने हरास किया था। अच्छा, दैट केस। जी। हाँ, मतलब वो देखिए, जो बाहर की दुनिया होती है वो एक अलग दुनिया है, आपके घर की दुनिया एक अलग दुनिया है, और दोनों में सामंजस्य बिठा करके आपको आगे बढ़ना होता है, चलना होता है। जी। मेरे बच्चे जब छोटे थे तब से लेकर आज तक मैंने उनको एक चीज़ सिखाई है, स्पेशली व्हेन दे वर यंगर, आई यूज्ड टू टेल देम, एंड नॉट ओनली टू माय डॉटर, सिर्फ बेटी को नहीं, बेटे को भी ये सिखाया कि कहीं भी कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के साथ आपको जब पहली बार अनकंफर्टेबल फील हो, आप बोलिए ज़रूर, आप उनको बता दीजिए कि हमें नहीं अच्छा लगा या हमें ये पसंद नहीं आया। और कोई भी व्यक्ति और कोई भी रिश्ता मेरे लिए तुम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मत सोचना कि भाई हम कैसे अपनी मदर को बोलेंगे, मम्मी को कैसे बताएंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। और ये भी उनको सिखाया कि नो मैटर हाउ डीप इन ट्रबल यू आर, जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज वन वुमन इन दिस वर्ल्ड हु विल ऑलवेज हैव योर बैक। एक बार जोरदार ताली। तो उसका नतीजा ये हुआ कि माई किड्स आर वेरी दे हैव ब्यूटिफुल पर्सनालिटीज, दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल, और सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप समझती होंगी इमोशनल स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये सब होता रहता है, बट द गुड पार्ट इज दैट दे ऑलवेज कम टू मी, आई एम देयर फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन। और जब मैं अपने बच्चों को ये सिखा रही हूँ और जब मैं काम पे जा रही हूँ, और आपको बताएं कि ये एक बहुत बड़ा और कांस्टेंट स्ट्रगल है महिलाओं के लिए, स्पेशली अगर आप थोड़े बहुत अच्छे देखने में हैं और आप अगर फ्रेंडली हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं, आप सबसे हंस के बात कर सकते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और आप कहीं भी जा कर के आप नोटिस हो सकते हैं। दिस whole thing kind of gives an insecurity to certain people, और वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपके जहन में अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन नॉट बिकम समथिंग एल्स, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगी। तो मेरा ऐसे ही बिंदास नेचर है और हमेशा रहेगा। तो वर्क प्लेस में ऐसा हुआ कि एक साहब थे, उन्होंने थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश की, और फ्लर्ट करने की कोशिश ऐसे की कि फ्लर्टिंग तो होती रहती है, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन आई वुड से, लेकिन एक हेल्दी वे में कोई चीज़ कही जाती है, और एक होता है कि आपको पता चले, लड़कियों का, औरतों का सिक्स सेंस बड़ा अच्छा होता है, एक बाउंड्री कुंडलिनी जो है ऑलरेडी जागृत होती है। 3 साल की बच्ची को भी पता होता है कि उसको अच्छी तरह नहीं छुआ गया।
तो व्हाट हैपेंड वाज कि उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया एंड 2-3 कॉल्स तो मैंने थोड़ा फॉर्मेलिटी में और कॉर्डियलिटी में उठा लिए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया, तीसरे चौथे कॉल पे मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि देखिए ही वाज वेरी सीनियर टू मी। आई सेड सर एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉकिंग द रॉन्ग डोर बिकॉज आई नाइदर हैव द इंक्लिनेशन और द टाइम फॉर सच कम्युनिकेशन। तो अरे आपको ऐसे कैसे लगा? हमने कहा अरे आप भी परिपक्व आदमी हैं, 2 बच्चों की माँ हूँ, लगा क्या? मतलब मुझे पता है आपको भी पता है, आप क्यों कॉल कर रहे हैं, किसी काम से तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो आपके साथ पूरा उपन्यास लिखना चाह रहा था, आप तो मेरा पहला चैप्टर ही नहीं आगे बढ़ने दे रही। हमने कहा पहला चैप्टर? हम 2 लाइन आपके साथ ना बढ़े आगे। और वो बात उनके ईगो को क्रश कर गई। और ये जबकि ऐसा नहीं कि ये कहीं पब्लिक कम्युनिकेशन हुआ है, ये ही हैज कॉल्ड मी एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्टॉप हिज कॉल्स। सो आई एम सेइंग व्हाट आई ऑलवेज से। मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसे ही बात करती हूँ। तो मैं तो बोल के भूल गई, मुझे लगा कि मैसेज क्लियर हो गया है, लेकिन वो नहीं बोले, उनके ईगो को काफ़ी हर्ट कर गया। मे बी एक ये भी कारण है कि बहुत सी लड़कियाँ रिटेलिएट नहीं करती हैं कि अरे कोई बात नहीं, कहा ही तो है, अरे कोई बात नहीं, एक बार ऐसे टच ही तो कर दिया, नहीं सहना है, एक बार भी क्यों किया भाई। तो उसकी आदत पड़ जाती है कुछ जेंटलमैन को। तो फिर ये हुआ, फिर पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी अगर मुलाकात होती थी तो कुछ ऐसा कहते थे जो मैं रिटेलिएट करूं या मुझे थोड़ा ह्यूमिलिएशन हो या रिएक्शन आए मेरी तरफ से। करते करते देयर केम अ पॉइंट इन 2018 वेयर वो ज़्यादा बोल गए और उन्होंने 4-5 लोगों के सामने, हम एक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट शो था, नेशनल लेवल का शो था, अगले दिन करना था लाइव शो, और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, या तो ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे तब मैं आऊँगी, अदरवाइज आप किसी और से करवा लीजिए, मैं काम मांगने नहीं जाती हूँ कहीं। यू इन्वाइटेड मी टू डू द शो, दैट इज़ वाई आई वॉज देयर बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। तो वहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। मुझे काफ़ी कुछ कहा गया मेरे बारे में, अनप्रोफेशनल है ये, आई डोंट केयर रियली, क्योंकि ईश्वर जो है ना वो सब कुछ देख रहा है ऊपर। मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है। आई नो कि एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो 10 खुलने को तैयार हैं, इसलिए वो दरवाज़ा बंद होता है। और वहाँ से मेरा 2018 से वेब सीरीज़ और बॉलीवुड का सफ़र शुरू हो गया। तो छोटी स्क्रीन से निकल के हम बड़ी स्क्रीन पे चले गए। और वो अब इसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, आप लोग भी काम करते होंगे, बहुत सी लड़कियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने जेंटलमैन यहाँ पर बैठे हैं, आप सबसे ये गुजारिश करेंगे, ना गलत सहिए और ना सहने दीजिए किसी को। अगर आप जिस पोजीशन पे हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, वहाँ से आप सच देख पा रहे हैं और आप उस सिचुएशन में आपकी से मैटर करती है तो सच बात बोलिए। और ये मत सोचिए कि अरे इनकी नौकरी का क्या होगा, इनकी पेंशन रुक जाएगी, इनका ये होगा। रुकनी चाहिए, वरना हम लोग कैसे स्टेटमेंट मेक कर पाएंगे? हाउ विल वी ब्रिंग द चेंज? अकेले चेंज, जैसा जया बोल रही है, अकेले चेंज लाना नामुमकिन है। और मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि ये लड़का यहाँ बैठा है प्रतीक, ही वॉज द ओनली पर्सन इन दिस सिचुएशन who was with me, who is still standing with me। मतलब सिर्फ इसने ये बात बोली और 4 बार बयान दिया इस बात का कि नहीं, वो जो भी बात कही गई थी वो ह्यूमिलिएशन क्रिएट करने के लिए कही गई थी। अच्छा, तो ये जो पॉश एक्ट है, इसके अंदर ये कंप्लेंट है। पॉश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस। सो आप जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं आपसे ये नम्र निवेदन करूँगी कि अपने राइट्स के बारे में जानिए, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा हमारे राइट्स क्या है तो वी कांट फाइट फॉर देम। एंड नो अबाउट योर राइट्स एंड फाइट फॉर देम। एक ही जिंदगी मिली है, ऐसे जी के चले जाएंगे क्या? कुछ तो चेंज लाएंगे ना, कुछ तो सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाएंगे, तभी तो जाएंगे, वरना आत्मा भटकती रहेगी। बिल्कुल सही बात। तो ये हुआ था और उसका इम्पैक्ट मेरे बच्चों पे बहुत अच्छा पड़ा, इसलिए क्योंकि मैंने उनको वो करके दिखाया जो मैं उनको प्रवचन देती थी। जी भाई हम उनको बोले गलत मत सहो और हम सह लें,
फिर तो वही बात तो फिर तो वही बात होगी कि मम्मी भाई ने तो किया था। हाँ, ज्ञान तो दे रही हैं लेकिन कर खुद नहीं रही सही। हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे ना कोई कार्यक्रम है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई प्रोफेशन है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप गलत नहीं हो तो खड़े हो, खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो बगल वाले को कहो चला जाऊं क्या, चली जाऊं क्या, सामने देख लेगा क्या, बस बढ़ के देखो, कोई ना कोई खड़ा होगा आपका हमराही बन के। सपोर्ट ईच अदर। कहीं ना कहीं मैम की फैमिली या फिर सामने जो इंसान बैठा है वो था उनके साथ, जो उनकी हिम्मत बना था उस पॉइंट पे। तो बस गलत नहीं सुनना है, गलत नहीं सहना है। जय मैम, आप अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग मेंटालिटीज़ को देखते हो लोगों की। तो अभी के टाइम पे अगर एक फीमेल कुछ ऐसा कर रही है, ऐसी जगहों पे जा रही है, तो कैसी टाइप ऑफ उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए? लीडर तो मुझे लगता है कि वो घर से ही बन जाती है। जी। जैसे ही वो एक माँ बनती है वो लीडर हो जाती है, एक वाइफ बनती है तो भी लीडर हो जाती है। और घर की हर एक महिला लीडर है, और उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल और आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाता है, तो सोसाइटी को लीड करने लगती है। लीडरशिप के लिए कुछ आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि आप जाइए 3 महीने के कोर्स के बाद वो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। वो सब कुछ घर से डेवलप होते हैं। और आपका सिर्फ, जब आप सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं तो ये लीडरशिप कभी नहीं आ पाती है। जिस दिन आप देश को सोचने लगते हैं, प्रदेश को सोचने लगते हैं, अपने आसपास को सोचने लगते हैं, लीडरशिप तब डेवलप होती है। और उसके लिए दूसरों के लिए क्या क्या किया जा सकता है, जब आप वो करना प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है आप लीडर बन जाते हैं। क्योंकि जब जनता आपके पीछे चलने लगती है, लीडर में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसे सीनियर भी होते हैं, ऐसा कोई उसने क्राउन नहीं पहना होता है। लीडर को एक परिवार बनाना होता है, वो सबसे ज्यादा काम करता है, तब वो लीडर बनता है। जी। अगर आज हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो आप भी प्रधानमंत्री जी को अपने देखें, बट हमने आज एज अ लीडर उनको देखते हैं, पीएम हम बाद में देखते हैं। क्योंकि देश को जब आप जहाँ पे भी पूरी दुनिया में जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक लीडर को ही आदमी चुनता है अपने यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए। पीएम तो और भी बहुत सारे हैं। तो ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको लगता है कि सोसाइटी को चेंज करने के लिए आप ला सकते हैं, आसपास बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही मुझे लगता है बोल्ड स्टेप था जो राखी जी ने लिया, ये लीडर है। इनके पीछे बहुत सारी, हो सकता है इनसे कहने नहीं आएंगी वो लड़कियां, लेकिन आज इन्होंने यहाँ से बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को एक मैसेज दे दिया है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं एज अ लीडर, लेकिन तुम मेरे पीछे आओगे, मुझसे कोई राय मांगोगी तो मैं दूंगी, तो मैं वहां पे सपोर्ट करूंगी। तो लीडर वही है जो सोसाइटी के लिए सोचना शुरू करता है और एक एक कदम बढ़ाता रहता है एक चेंज के लिए। बस इतना चाहिए लीडरशिप। तो कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो नंदी जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक मेल और फीमेल की जो मेंटल साइकोलॉजी होती है उसमें मेरे हिसाब से काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी लोग एग्री भी करेंगे। तो एक फीमेल जो होती है वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहती है एज कम्पेयर टू मेल। तो इसमें आपका क्या स्टैंड है? अगर हम कुछ स्टडीज़ या रिसर्चेस की बात करें, मतलब साइंटिफिक एविडेंस की बात करें, तो कई स्टडीज़ ने ये बोला है कि मेन आर मोर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वुमेन आर मोर इमोशनली स्ट्रॉन्ग, औरतें ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, एम्पैथेटिक होती हैं। बट आज के समय पे उन स्टडीज़ को थोड़ा नल एंड वॉइड किया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्षमताओं की बात करें तो बराबरी से होती है, राइट, बट अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस होता है, किसको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज द डिफरेंस हियर। और अगर हम बोल रहे हैं कि महिलाएं मेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ये ज़रूरी है समझना कि हम किस सोशल स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत छोटी उम्र से महिलाएं अपनी राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर देती हैं। जैसे भी हमने डिस्कस किया, घर से ही आती हैं चीज़ें, बाहर जाना है, स्कूल जाना है, स्कूल की स्टेशनरी लेनी है, एक पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है, तो या तो हमें किसी की परमिशन चाहिए घर में, या तो हमारे साथ कोई जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अ मेल, राइट। तो शुरू से मान के चल रहे हैं कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है,
और शुरू से ही हम महिलाएं ये प्रूव करने में लग जाती हैं कि हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स एन एवरीडे फाइट, चाहे आप एक 5 साल के बच्चे हो, चाहे आप एक 50 ईयर ओल्ड वुमन हो, इट्स एन एवरीडे फाइट। और ऐसे ही हम अपनी जगह बनाते हैं, और जब हम रोज उस चीज से लड़ रहे हैं तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स बढ़ रही है। जी। So this is how the society shapes, and more than that, जो समाज में पेट्रियार्ची या पितृसत्ता चली आ रही है, उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरतों को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ या अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा रखनी चाहिए, कि तुम झेल लोगे, तुम्हें झेलना चाहिए। एंड सिर्फ मेल्स ऐसा नहीं कहते हैं, फीमेल्स भी ये ब्लूप्रिंट की तरह चलता आता है। हम जितना भी डिनाई कर लें, हमारे मन में चल रहा होता है कि एग्जैक्टली, क्योंकि वो जनरेशनल है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहा है, तो वो रीइंफोर्स होता जा रहा है, वो बार बार आ रहे हैं। हम भी अपने आप को रोज समझाते हैं कि हमें स्ट्रांग रहना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। I can't be looked upon as a weak individual. So that is how we continuously keep working on better mental strength than men. तो मेरा आपसे इससे ही कंटिन्यू करके एक क्वेश्चन आप तीनों से, इसको 2 एस्पेक्ट्स में देखते हैं। एक एस्पेक्ट ये है जहाँ पे एक फीमेल ने मान लिया है कि उसे शादी करनी है, एक हाउसवाइफ बनना है और फिर काम करना है। एक एस्पेक्ट ये है जो मेरे हिसाब से 60% ने माना है, क्योंकि उनको सिखाया गया है बचपन से कि खाना बनाना सीखो, आगे चल के काम आएगा। वहीं अदर हैंड पे मेल्स को वो चीज़ नहीं बोली गई। 60% एग्रीड। फिर दूसरी साइड आते हैं एक और एस्पेक्ट पे, जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि हमने मौका दिया है फीमेल्स को आगे बढ़ने का, हमने मौका दिया है आपको पढ़ने का, हमने मौका दिया है आपको अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने का, हमने मौका दिया है आपको आपकी चीज़ों को कंटिन्यू करने का। हमने मौका तो दिया है ना, तो करो। तो आपका इसमें क्या से है? 2 चीज़ें हैं, दोनों थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मौका एक्चुअली आज के टाइम में हर महिला जो बाहर निकल रही है, जॉब कर रही है, उसने उसको ही अचीवमेंट मान लिया है। उसने कहा कि मैंने समाज से लड़ के जॉब करना शुरू कर दिया है, लेकिन अपने घर में वो चेंजेस नहीं लेके आ पाई। वो घर में भी अपने उन्हीं दायित्वों के साथ है, और जहाँ जा रही है उसके पास और बड़े दायित्व हैं। मुझे लगता है जिन्होंने भी मौका दिया है अपनी महिलाओं को बाहर जाने का, काम करने का, उन्हें घर में भी कुछ ऐसे मौके देने चाहिए कि जहाँ, और क्योंकि चेंजेस आए हैं, बहुत से पुरुष, बहुत से पूरे घर का पूरा परिवार बहुत बदलाव के संग आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बार बार सिर्फ रोते नहीं रहेंगे कि घर का भी काम करते हैं। मैं नहीं करती हूँ घर का काम जाके मेरे ख्याल से यहाँ भी 3 महिलाएं बैठी हैं, और इसमें कोई, मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि ये मैंने लड़ के हासिल किया है कि सुनो मैं बाहर काम करके आती हूँ तो मैं घर पे काम नहीं करूँगी। ये अंडरस्टैंडिंग मेरी फैमिली को है। एक्चुअली वो जानते हैं कि एक महिला का बाहर काम करना आज भी उतना ही मुश्किल है जो शायद 10 साल पहले था, 20 साल पहले, और दिन पर दिन मुश्किल होता चला जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेंगी, बस उतने ही संघर्ष भी मिलेंगे। उन संघर्षों से लड़ने की ताकत वो परिवार आपको देता है। जब आप लौट के जाएं तो वो आपको इतना हील कर दे, वो आपको इतना प्रोत्साहित कर दे कि आप दोबारा जब दूसरे दिन उस युद्ध पे निकले, अपने कार्य के युद्ध पे, तो आप उतने सशक्त, उतने खूबसूरत होकर निकले। ये ना हो कि 10 दिन पहले बॉस ने अगर ऐसे देख लिया कि आज तुम स्लीवलेस ब्लाउज पहन के आई हो तो आज तुम अजीब सी लग रही हो, कुछ ऐसा कर दो। बड़ी फैमिली में आप जाओ तो बोलेगी नहीं तुम उसी में अच्छी लगती हो। ये कॉन्फिडेंस आपको आपका परिवार देता है, आपका फ्रेंड्स देते हैं, आपके रिलेटिव्स देते हैं, क्योंकि ये सोच है सिर्फ जो बदलनी है। तो बस जो मिल रहा है उसको एंजॉय करते जाइए, इतना मत सब कुछ क्लियर नहीं करिए कि नहीं तुम भी बदल जाओ, हम भी बदल जाए। अपने पे फोकस हो जाइए। सोसाइटी के लिए जो करना है अपना कंट्रीब्यूशन दे करके आप रिजल्ट के लिए मत बैठिए कि एक रिजल्ट आएगा बड़ा चौड़ा कि आज यहाँ पे 3 महिलाएं बैठी थी और 200 महिलाएं बदल गई।
हम अपना काम कर रहे हैं, दीपक जी ने अपना काम किया है, जो बदलाव आने हैं वो आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे शोज किए जहाँ पे जिनको एलीट क्लास बोला जाता है, महिलाएं भी थी जो बहुत रो के गई, क्योंकि उन्होंने महंगे चश्मे, महंगे चप्पल, महंगे पर्स तो खरीद लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाई। उनका कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके अटायर है, उनके हाथों की वो डायमंड की अंगूठियां हैं, लेकिन अगर आप उन सब चीजों को हटा दीजिए तो वो कुछ नहीं रह पाती है। बट उन चीजों के बिना जो महिलाएं कुछ बनती हैं सोसाइटी में, वो कॉन्फिडेंस उनका वो परिवार देता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल सही। इतना अच्छा बोली है, हम प्रश्न ही भूल गए। इसलिए जी, मेरा ख्याल है जया जो बात कह रही है ना, बहुत खूबसूरत बात कह रही है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हमारे रहन सहन का तरीका इवॉल्व हो रहा है, हमारी सोच इवॉल्व हो रही है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो पितृसत्तात्मकता का जो डीएनए हमारे अंदर मौजूद है वो नहीं अलाउ करता है कई बार बहुत सारी चीज़ें हो घरों में। सिंपल सी चीज़ है, आप क्या पहनेंगी घर के अंदर, या आप कितने लोगों के लिए मेहमान आएंगे तो कौन चाय बनाएगा, कौन नाश्ता बनाएगा, बच्चों के कपड़े कौन बदलेगा, या बहुत सेट रोल डेफिनेशंस हैं, डिफाइंड रोल्स हैं कि खाना बनाने का काम महिलाओं का है। तो मैंने क्या किया है ना, अपनी तरफ से मेरे बेटे को भी आटा गूंद के रोटी बनानी आती है, और वो कंपैरिजन भी होता है कि किसकी ज़्यादा पोली और बढ़िया डिशेस बनाता है, वो भी सारा घर का काम उसको भी आता है और बेटी को भी आता है। नाउ द थिंग इज, एवरीबडी इज अ यूनिक इंडिविजुअल। हम अपने परिवार और अपने समाज या अपने प्रोफेशन से जाने ज़रूर जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबका अपना तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का, और कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला नहीं है जीवन को जीने का कि भाई आप इतना घूम लेंगे, इतना खा लेंगे, इतना काम कर लेंगे, इतना सो लेंगे तो हो जाएगा। एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग। बस सोचना ये है कि हम जो भी करते हैं, हम जो भी कहते हैं, या हमारी जो भी एनर्जी है उसका इम्पैक्ट हमारे आसपास क्या आ रहा है। तो आप जब पॉजिटिव रहेंगे, आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, आप हर चीज़ को इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि उसमें बेहतर क्या है। हर चीज़ एकदम, मतलब कोई इंसान बिल्कुल गलत या बिल्कुल सही नहीं होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और कलर्स बहुत होते हैं जीवन में। आपको जो कलर पसंद है वो चुन लीजिए, और घर परिवार का वो ये है कि सपोर्ट जब मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आज भी देखा है, और मैं आज भी ये कहती हूँ कि जैसा जया कह रही हैं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि बहुत बड़े बड़े पोजीशंस से आ रही हैं, बहुत बड़े बड़े घरों से आ रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट और कुछ भी नहीं है। अगर एक सेंटेंस में मैं कहूँ तो औरत की या महिला की या लड़की की जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। आप कुछ नहीं करती है, घर में आपकी राय मांगी जाती है। You are an empowered woman. What you say is being heard and done. Then you are an empowered woman. उसमें पैसा और पोजीशन का कोई रोल नहीं है। So I think that's what it is. पहले दीपक, मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब हम 2025 में आ गए, तो हमें शायद हाउसवाइफ टर्म छोड़ के होम मेकर बोलना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो घर में भी रह रही है वो घर को बना रही है, उन्होंने घर से शादी नहीं करी है, राइट? सो दैट इज वन थिंग। सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जब इंडिया में ट्रांसजेंडर राइट्स आई और ट्रांसजेंडर को एज अ जेंडर लीगली एक्सेप्ट किया गया, सो दे वर आइडेंटिफाइड एज थर्ड जेंडर। उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स पे भी, राइट? तो पॉलिसी मेकर्स ने ये कैसे डिसाइड किया कि फर्स्ट जेंडर कौन है और सेकंड जेंडर कौन है, जो हम थर्ड जेंडर दे रहे हैं, राइट? तो वहाँ से असम्पशन आता है कि मेल इज द फर्स्ट जेंडर, फीमेल सेकंड जेंडर, एंड देन थर्ड जेंडर दैट इज ट्रांसजेंडर। तो मतलब हम पावर में आपसे ऊपर हैं, और हम पावर में आपसे ऊपर हैं तो मेरे पास राइट है आपको बताने की कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। और यही माइंडसेट चलता आ रहा है ईयर्स आफ्टर ईयर्स, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया
but globally, everywhere. So अब हम बिकॉज हम सब अब एजुकेटेड हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, जो यहाँ बैठ के सब सुन रहे हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट रहा होगा इन चीज़ों में आगे बढ़ने का। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये गैप कम करें, हम ये समझें कि यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है, राइट। अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि वुमेन बेटर लीडर है या वुमेन बेटर ह्यूमन बीइंग्स है या दे आर मोर फंक्शनल, बट इक्वल है, बट अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं है। वो आ जाता है इक्विटी जी की जरूरत किसको ज्यादा है किस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी की। इसलिए अभी हमारे पास पॉश है, पॉक्सो है, राइट। पॉक्सो इज द जेंडर न्यूट्रल एक्ट फॉर चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। जी तो वहाँ पर हमें दोनों को एम्पावर करने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए जहाँ जरूरत ज्यादा होती है पॉलिसीज उनके डायरेक्शन में बनती है, उनकी तरफ इंक्लिनेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम एक जेंडर को डिसरिगार्ड कर रहे हैं या हम मेन या मेल्स की किसी तरीके से बेइज्जती या करने की कोशिश कर रहे हैं या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी So that is something we have to remember, that women empowerment is not taking the men back, and it's not a power play for women at all. It's just that we want to be accepted and treated the way we are, without being told that this is how you should be. Can it be changed to social empowerment? मैन और वुमेन को अगर हम लोग साइड में रखें, जैसे मेल फीमेल और ट्रांस को हम लोग अलग करके। मुझे बस यहाँ पर एक चीज़ ना बहुत बोलने का मन कर रहा था और मुझे लगता है बहुत रेलेवेंट है ये कि हम जो सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं कि उसको जेंडर न्यूट्रल करके और हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करें। कैन इट बी डन? Everything needs to be done. Whatever is positive should be done. You know, but my point is कि like you said, men better हैं या women better हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम महिलाएं ये कभी भी नहीं कहते कि you know the men have to be removed to make to allow the women to make a better society. It is not possible. Good, bad, ugly, beautiful, men भी होते हैं, women भी होती हैं। बिल्कुल। आप एक बेहतर इंसान बने। जी मतलब आई रियली फील दैट यू नो द टारगेट शुड बी फॉर एवरी फैमिली एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअली फॉर योर ओन सेल्फ, दैट यू बिकम अ good, compassionate, empathetic human being first of all. The rest of the things will come later on. हाँ, एक लाइन मैम की। ओके। आज जो बात हो रही है जेंडर स्पेसिफिक भी है और एक सॉन्ग है, मैं कई जगह उसको जरूर कोट करती हूँ क्योंकि ये जितने भी मेरे आसपास बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो तंग आ चुकी है ये कह के कि तुम उस घर से क्या लेके आई हो, ये घर वाली बात है। तो जो कुछ भी है, हर एक लड़की हर एक महिला जब भी कोई जॉब मिले या जब आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हो या पढ़ाई कर रही हो, एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि आपका अपना घर होना चाहिए जहाँ पे आप सबसे लड़के जा सकती हो, कोई ये ना कह दे कि तुम्हारा घर नहीं है। तो वही 4 लाइनें आपके लिए गा रही हूँ क्योंकि पति भी कहता है कि क्या घर से सीख के आई हूँ, और जब घर पे अपने माता पिता के साथ होते हैं तो कहते जब अपने घर जाना तो जो कुछ भी कहे वही करना, तो पता ही नहीं चलता कि हमारा घर कहाँ है। तो ये घर न तेरा वो घर न तेरा, पराई थी तू तो पराई रहेगी, कुछ भी नहीं है ना इधर ना उधर, तो एक ईंट अपनी। जब आप कहते ना कि मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो जब आप सोच लीजिए जीवन में कि एक घर मेरे नाम का होगा, तो जहाँ पे ईंटें भट्टे होते हैं, जहाँ से ईंट खरीदी जाती है, एक ईंट जिस पर अपना नाम लिख लीजिए, उसको एक कपड़े में बांध के रख लीजिए कि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि एक घर मेरे नाम का हो, ये ईंट मैं वहीं रखूंगी उसको। तो ये घर न तेरा वो घर न तेरा, पराई थी तू तो पराई रहेगी, एक यार अपनी एक घर की खुद
खुद से खुद ही खुदा बन जाओगी, ढूंढो खुद को। कुछ भी बाहर नहीं है, सब तुम्हारे अंदर है। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, सुंदरता तुम्हारे अंदर है, लक्ष्य जो तुम्हें भेजना है उसके लिए ज़ोर तुम्हारे अंदर है। तो कुछ भी बाहर से मोटिवेशनल चीजें थोड़ी देर के लिए इंस्पायर कर सकती है, बट वो कांस्टेंट रहेंगी तब जब वो आपके भीतर होगा। तो खुद के भीतर ढूंढ लीजिए खुद को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगा कि शिव बिन शक्ति अधूरी और शक्ति बिन शिव, तो इसका कंपैरिजन नहीं है, तो कंपेयर ना करें और इस प्यारी सी चीज़ को खराब ना करें। और नवरात्रि का पहला दिन है और पहला ही जो शुरुआत है वो मैं अपनी शुरुआत कुछ ऐसे ही करना चाहूँगा। प्लीज़ शुरुआत